नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को सबके सामने ला रहे हैं। और आज हमारे पास है धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना सूरज का 7वां घोड़ा। तो आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती जी की एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और प्रभावशाली कृति सूरज का 7वां घोड़ा पर। ये 1952 में आई थी और सोचिए, इसे अक्सर प्रेम कहानियों पर एक सबवर्सिव टेक कहा जाता है, मतलब कुछ हटके, कुछ अलग। जी बिल्कुल, विध्वंसक नजर शायद सही शब्द है। ये पारंपरिक प्रेम कहानियों के ढर्रे को तोड़ती है। हाँ, तो आज हम इसी किताब की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका कहानी कहने का स्टाइल इतना एक्सपेरिमेंटल क्यों है और ये आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है। जरूर जरूर, ये समझने लायक किताब है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब आखिर है क्या? मतलब एक सीधी कहानी तो ये है नहीं जैसा मैंने सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो ढांचा है वही इसे खास बनाता है। ये असल में कहानी के अंदर कहानी है। एक कैरेक्टर है माणिक मुल्ला, जो अपने दोस्तों को कहानियां सुना रहा है। दोपहर की बैठकें होती हैं और किस्से चलते हैं। अच्छा, तो माणिक मुल्ला सुना रहा है कहानियां। हाँ, और यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। माणिक सिर्फ किस्सा नहीं सुना रहा, वो चुन रहा है, बुन रहा है, शायद थोड़ा बदल भी रहा है। तो ये कहानी कहने के तरीके पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सब्जेक्टिविटी का सवाल उठता है कि जो हम सुन रहे हैं वो कितना सच है। ये तो दिलचस्प है। मतलब मानिक सिर्फ एक नरेटर नहीं है, वो कहानी को बना भी रहा है एक तरह से। उसकी अपनी यादें, उसके अपने विचार। बिल्कुल, सब कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भी कहानियां सुनते हैं या अपनी ही जिंदगी की कहानी, वो कितनी ऑब्जेक्टिव होती है ना? सही बात है। माणिक इसमें 3 मुख्य महिलाओं की कहानियां सुनाता है। जमुना, ललिता और सरस्वती। इन्हें सती या लिली भी कहा गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी में कभी मिला था। कहानियां अलग अलग चलती हैं, पर धीरे धीरे वो जुड़ जाती हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि सच अक्सर टुकड़ों में ही सामने आता है और पूरी तस्वीर तो सुनने वाले या पढ़ने वाले को खुद बनानी पड़ती है। तो ये 3 महिलाएं कौन है? मानिक की कहानियों के सेंटर में तो यही है, और लगता है ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, कुछ सिंबलाइज भी करती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों प्रेम और जीवन को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, आप कह सकते हैं। पहली है जमुना। वो मासूमियत है, भोलापन, वो निश्चल प्रेम जिसमें दुनिया की कड़वाहट का अंदाजा नहीं होता। वो जो पारंपरिक रोमांटिक सोच होती है ना, उसमें यकीन रखने वाली। हाँ हाँ, समझ गई। लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि समाज कैसे इस मासूमियत को उसका कुचल देता है या उसका फायदा उठाता है। तो जमुना सिर्फ भोलेपन का नहीं, बल्कि समाज में उसके अंजाम का भी प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। फिर आती है ललिता। ललिता मतलब जुनून, पैशन, इच्छा, एक कशिश है उसकी कहानी में। वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है, लेकिन समाज के बंधन हैं, दायरे हैं, वो उनमें जकड़ी हुई महसूस करती हैं। तो भारती जी यहाँ दिखाते हैं कि समाज खासकर महिलाओं की इच्छाओं को, उनके जुनून को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसका संघर्ष इसी टकराव से पैदा होता है। बिल्कुल। और तीसरी है सरस्वती। हाँ, सरस्वती। सरस्वती बुद्धि है, तर्क है, प्रैक्टिकलिटी है। वो भावनाओं में बहने की बजाय दिमाग से ज्यादा सोचती है, जीवन की सच्चाइयों को समझती है, और उसके फैसले ज्यादा यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक होते हैं। अच्छा। तो एक तरह से भारती जी ये भी दिखा रहे हैं कि शायद उस समाज में टिके रहने के लिए व्यावहारिकता ही रास्ता बचता है, भले ही वो प्रेम की हमारी रोमांटिक धारणाओं से मेल ना खाए। तो ये तीनों मिलकर
अरे ये तो सिर्फ प्रेम के अलग अलग रंग नहीं, ये तो उस समाज की पूरी तस्वीर बना देती हैं जहां भोलापन कुचला जाता है, जुनून को दबाया जाता है और शायद समझौते से ही जिंदगी चलती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रेम कहानियों से बहुत आगे की चीज है और यहीं से हम किताब के मुख्य विषयों पर आ जाते हैं। पहला तो यही प्रेम की बहुलता। ये किताब मानती ही नहीं कि प्रेम का कोई एक ही रूप है। जमुना की मासूमियत, ललिता का जुनून, सरस्वती की व्यावहारिकता, ये सब प्रेम के ही तो अलग अलग पहलू हैं। हाँ, ये उस पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है कि प्रेम या तो पवित्र होगा या नहीं। यहाँ प्रेम ज्यादा मानवीय, ज्यादा उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है सामाजिक टिप्पणी। भारती जी बहुत बारीकी से मध्यवर्गीय समाज की नैतिकता, उसके पाखंड, उसके दोहरेपन पर चोट करते हैं। वो दिखाते हैं कि लोग बातें तो बड़ी ऊंची करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। हाँ, खासकर महिलाओं के जीवन को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर समाज का जो रवैया था ना, उस पर ये एक तीखी टिप्पणी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि यह रचना तत्कालीन समाज में उत्पन्न सामाजिक सरोकार और सामंजस्य को प्रस्तुत करती है। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, समाज का एक्सरे है। मतलब कहानियां जितनी पर्सनल है उतनी सोशल भी। और तीसरा विषय जिस पर हमने शुरू में भी बात की थी, वो है कहानी कहने की कला और व्यक्तिपरकता। माणिक मुल्ला का किरदार हमें बार बार याद दिलाता है कि भाई ये जो सुन रहे हो ये सच नहीं, ये एक सच है, माणिक का सच। हाँ, ये बात तो है। तो ये किताब पाठक को एक्टिव बनाती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि वो किस पर यकीन करे। क्या कहानी का कोई एक फाइनल सच होता भी है? ये तो सत्य की कई परतों को उजागर करती है। एकदम। अच्छा, अब आते हैं इसके बहुत ही अनोखे टाइटल पर, सूरज का 7वां घोड़ा। ये सुनने में इतना काव्यात्मक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टाइटल सीधे हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ा है। माना जाता है कि सूर्य देव का रथ 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन हो सकते हैं या रोशनी के 7 रंग। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन लोक कथाओं में और कई व्याख्याओं में 7वें घोड़े को अक्सर कुछ खास माना जाता है। उसे कल्पना यानी इमेजिनेशन का प्रतीक मानते हैं, या विचार का, वो घोड़ा जो बाकी 6 से अलग है, जो हमें हकीकत की दुनिया से परे ले जा सकता है। अरे वाह! तो क्या ये उपन्यास ही वो 7वां घोड़ा है? बिल्कुल, ये व्याख्या एकदम फिट बैठती है। ये उपन्यास अपनी बनावट में, अपने कहानी कहने के तरीके में पारंपरिक रास्तों से हटकर है। ये सीधी कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें विचारों, यादों, कल्पना की दुनिया में ले जाता है। जैसे 7वां घोड़ा रथ को नई दिशा दे सकता है, वैसे ही ये उपन्यास हमें प्रेम, सच और समाज को एक नए नजरिए से देखने की दिशा देता है। ये टाइटल खुद में ही रूपकात्मक है, एलेगोरिकल है। ये याद दिलाता है कि कल्पना की ताकत ही कहानियों को खास बनाती है। ये समझने से तो किताब का मजा और बढ़ जाएगा। चलिए अब जरा इसकी स्टाइल और भाषा पर बात करें। पढ़ने वाले को क्या उम्मीद करनी चाहिए? भाषा बहुत सधी हुई है, काव्यात्मक है, दार्शनिक टच है उसमें। मतलब सीधे सीधे चीजें कम कही गई हैं, इशारे ज्यादा हैं, प्रतीक हैं। मुश्किल तो नहीं है पढ़ने में? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहती हुई भाषा है। और जहां तक बनावट की बात है, तो जैसा हमने कहा, वो थोड़ी खंडित, फ्रैगमेंटेड है। कहानियां टुकड़ों में आती हैं, कभी एक की, कभी दूसरे की, फिर धीरे धीरे जुड़ती हैं, जैसे कोई मोज़ेक पेंटिंग हो। हाँ, जिसमें हर टुकड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और माणिक मुल्ला का टोन कैसा है? क्या वो एकदम गंभीर होकर सुनाता है? ये सवाल मेरे मन में भी था। नहीं, यही तो मजा है। माणिक का अंदाज बदलता रहता है। कभी वो बहुत मजाकिया लगता है, अपने सुनने वालों से मजाक कर रहा है, फिर अचानक एकदम सीरियस हो जाता है, जिंदगी की कड़वी बातें करने लगता है। अच्छा, ये उतार चढ़ाव है। हाँ, ये पाठक को बांधे रखता है। समीक्षकों ने भी इसकी भाषा की समृद्धि, किरदारों की सजीवता और भारती जी की वैभवशाली लेखन शैली की तारीफ की है, और ये पढ़ते हुए महसूस होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? आज के दौर में इसे क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, कई कारण हैं। पहला, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रेम, नैतिकता, सामाजिक दबाव और अपनी इच्छाओं के बीच जो खींचतान होती है ना, उस पर बात करती है। और ये चीजें तो आज भी उतनी ही सच हैं। हाँ, ये रिश्ते, ये दुविधाएं तो आज भी है। दूसरा, ये सच की धारणा पर ही सवाल उठाती है। आज हम जिस दौर में हैं, फेक न्यूज़, अलग अलग नैरेटिव, ये किताब दशकों पहले हमें सिखा रही थी कि भाई सच हमेशा एक नजरिए से देखा जाता है, उसे कई तरफ से देखना जरूरी है। ये तो आज के लिए बहुत ही जरूरी सबक है। बिल्कुल। और तीसरा, इसकी खूबी यह है कि ये गहरी फिलोसॉफिकल बातें बहुत सरल ढंग से कहती है। कहानियां अपनी सी लगती हैं, कैरेक्टर्स जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन उनके जरिए भारती जी जीवन के बहुत बड़े सवाल उठा देते हैं। ये इसे एक साथ आसान भी बनाती है और गहरा भी,
मतलब रीडेबल भी और प्रोफाउंड भी। हाँ, किसी ने कहा था कि इसका जो निष्कर्ष है वो आज भी प्रासंगिक है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये किताब सोचने पर मजबूर करती है, और यही इसकी ताकत है। वाकई लगता है ये किताब टाइमलेस है। चलिए अब जरा इसके महान लेखक धर्मवीर भारती जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी 1926-1997 आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम थे। सिर्फ उपन्यासकार नहीं, बल्कि बेहतरीन कवि, नाटककार और संपादक भी थे। इलाहाबाद में जन्म हुआ, वहीं पढ़े पढ़ाया भी, लेकिन शायद सबसे ज्यादा पहचान उन्हें मिली धर्मयुग पत्रिका के संपादक के तौर पर। जी हाँ, धर्मयुग तो एक जमाना था। बिल्कुल। उससे उन्होंने कई दशकों तक हिंदी पत्रकारिता का एक सुनहरा दौर बनाए रखा। सूरज का 7वां घोड़ा के अलावा उनका उपन्यास गुनाहों का देवता तो आज भी युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, वो तो क्लासिक है। और उनका गीति नाट्य अंधा युग, वो तो हिंदी नाटक की एक अमर कृति मानी जाती है। उनकी खासियत थी सरल भाषा में गहरी मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को उठाना। उन्हें 1972 में पद्मश्री भी मिला था। भारती जी का काम हमेशा ही पढ़ने लायक और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा है, और सूरज का 7वां घोड़ा शायद उनकी प्रयोग करने की क्षमता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी ख्याल जो मन में आ रहा है, वो शायद पढ़ने वालों के लिए भी है। हाँ, बताइए। जब हम माणिक मुल्ला को ये कहानियां बनाते हुए, गढ़ते हुए देखते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी की कहानी कैसे बनाते हैं? अपनी यादों में से हम क्या चुनते हैं, क्या छोड़ देते हैं? किसे हीरो बनाते हैं, किसे विलन? क्या हमारी अपनी यादें भी उतनी ही चुनी हुई, उतनी ही सब्जेक्टिव नहीं होती जितनी माणिक की कहानियां लगती हैं? ये किताब सिर्फ किरदारों या समाज पर नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने का भी मौका देती है। बहुत गहरा विचार है ये। तो ये थी हमारी आज की चर्चा धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा पर। हमें उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा होगा। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। आपके समर्थन से हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने में मदद मिलती है, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस अद्भुत किताब को ज़रूर खरीदें और पढ़ें। इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी पसंदीदा भारतीय लेखक की किताब के बारे में बताना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।